तो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 15 जून 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ बड़ी खबरें आप सबको बताने के लिए और कुछ अन्य ज़रूरी बातें आप सबके साथ करने के लिए। तो तमाम साथी पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, लाइक और कमेंट भी कर देंगे ताकि आप सबको घर बैठे अपडेट मिलती रहे और वो ज्ञान और वो सूचनाएं प्राप्त होती रहें जिनके माध्यम से आप अकेले भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले मैं एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं और खबरें भी बताऊंगा। केंद्र सरकार ने जो नए क्रिमिनल लॉज आ रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इन तीनों नए कानूनों को 1 जुलाई से लागू करने का फैसला कर लिया है। और जो नए लॉ हैं उनमें ठगी करने वालों को मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। इसलिए नए लॉ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हालांकि और भी कई सारी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, चूँकि इसको न्याय संहिता का नाम दिया गया है। तो न्याय तो प्रत्येक नागरिक का मौलिक और प्राकृतिक अधिकार है जिसको पाने की हमारी लड़ाई है। और इससे भी बड़ी खबर ये है साथियों कि केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग ने देश के तमाम चीफ सेक्रेटरी और डीजीपीज़ को लेटर इशू कर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी 1 जुलाई से पहले तमाम शासनाधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को नए कानूनों के विषय में प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि कोई भी अधिकारी इन कानूनों से अनभिज्ञ ना रहे। मैं ये खबर आपको इसलिए बता रहा हूँ चूँकि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों के भुगतान के लिए जो अधिनियम 5 साल पहले हमारी संसद ने सर्वसम्मति से बनाया था, ये नए क्रिमिनल लॉ सर्वसम्मति से नहीं बने हैं, इनमें तो काफ़ी विरोध हुआ था। लेकिन अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 जो देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी देता है, वो हमारी पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया था। और दुख का विषय ये है कि भारत सरकार ने आज तक इन कानूनों पर कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया है और इसी वजह से देश के अधिकांश अधिकारी द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019 बट्स एक्ट के बारे में बहुत कम जानते हैं। चूँकि कहीं कहीं प्रशिक्षण अगर हुए भी हैं तो वो ऑनलाइन वर्कशॉप हुए हैं और उनमें कई अधिकारी जा नहीं पाए, जो चले गए उनका कहीं दूसरी जगह तबादला हो गया। तो इस वजह से अधिकारी, खास तौर से वो भी जो इस एक्ट के अंतर्गत सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं, वो भी इस कानून के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते। वो हमारे साथियों से ही जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं। और भारत सरकार ने हालांकि एक्ट पब्लिश किया है, सब कुछ किया है, अधिकारियों को चाहिए कि वो उसे गूगल से डाउनलोड कर लें, भारत सरकार की साइट से डाउनलोड कर दें। बेयर एक्ट मार्केट में उपलब्ध है, हमारे पास उपलब्ध है, कोई चाहे तो हमसे भी मंगा सकता है इस कानून को। लेकिन अधिकारी इतनी जहमत नहीं उठाना चाहते और उसका कारण ये है कि इस कानून पर सख्ती के साथ क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आदेश केंद्र या राज्य सरकारों ने जारी नहीं किया है। और दोस्तों, यही कारण है कि हमारे देश के 5 लाख से ज़्यादा ठगी पीड़ित अब तक अपनी जीवन लीलाएं समाप्त कर चुके हैं। और मैं समझता हूँ इन दुखद घटनाओं के लिए अगर कोई अपराधी है तो वो हमारी सरकारें हैं, भले ही वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, ये निश्चित रूप से इसके लिए अपराधी हैं साथियों। चूँकि अपनी जीवन लीला समाप्त अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो इस वजह से करता है साथियों, चूँकि
समाज, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका इत्यादि इत्यादि देश के ठगी पीड़ितों की उपेक्षा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनके अधिकार का संरक्षण नहीं करते, जबकि कोई भी लोकतांत्रिक मुल्क इस बात के लिए बाउंड है कि वो अपने देश के तमाम अपराध पीड़ितों का, ठगी पीड़ितों का संरक्षण करे, उनका पुनर्वास करे, उनको रोजगार दे, उनका कल्याण करे। लेकिन साथियों, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि चाहे वो शासन हो, समाज हो, मीडिया हो, प्रशासन हो, न्यायपालिका हो, वो देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों का संरक्षण करने में, उनको जीवन के प्रति सकारात्मक साहस देने में विफल रहे हैं। और इसी वजह से हमारे लाखों साथियों ने अपने जीवन को खत्म कर लिया, कितने ही करोड़ों की तादाद में घर द्वार छोड़कर पलायन कर गए। ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है साथियों। हमारे जैसा आदमी जो गांव का प्रधान भी नहीं है, किसी का सांसद, विधायक, मंत्री या जज या कलेक्टर या एसपी होना तो दूर की बात है, सिपाही होना तो, हम तो एक पब्लिक के व्यक्ति हैं, सामान्य नागरिक हैं। हमने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करते हुए देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को आत्महत्या के मुंह में जाने से बचाया है अपने प्रयासों के माध्यम से। काश इसमें सरकारें भी तत्परता से सहयोग कर देती तो ये जो लाखों लोग अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके हैं वो नहीं करते। इसलिए सरकार को, मीडिया को, समाज को ये अपराध बोध होना चाहिए कि आपके कारण देश के लाखों लोग काल के गाल में समा गए और उनके परिवार आज भी कानून बन जाने के बाद भी न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। और कहीं ये अन्याय के शिकार बने लोग, ठगी के शिकार बने लोग एकजुट हो गए, जागरूक हो गए तो न ये केवल शासन प्रशासन के लिए बल्कि पूरे सिस्टम के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इस सत्य से शासन को, प्रशासन को, समाज को अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। मीडिया को भी खास तौर से, जो आजकल मैं देख रहा हूँ कि एक बड़ा कारण हमारे राष्ट्र को, हमारे समाज को गर्त में, रसातल में ले जाने का मीडिया भी रहा है। मीडिया ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि उसने ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, रोजगार मेलों का प्रचार प्रसार तो किया, लेकिन कभी ठगी मामलों को गंभीरता के साथ नहीं उठाया, इन पर कोई चर्चा नहीं की, जिस वजह से हमारी बात, हमारी पीड़ा, हमारा दुख, हमारा दर्द सरकार तक नहीं पहुंच सका। और साथियों, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो मीडिया है देश का, उसे ठग संचालित करते हैं, सिस्टम को ठग संचालित करते हैं। तो अपने आकाओं के खिलाफ कोई नौकर कैसे जाएगा, ये भी हमें ध्यान रखना है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बिकाऊ और फर्जी मीडिया से ज़्यादा बेहतर है कहीं आज के दौर में सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया पर कोई भी व्यक्ति सरलतापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक, निर्भयतापूर्वक अपनी बात कह सकता है। लेकिन दुख होता है सरकार के अपराध बोध न होने से भी, सरकार द्वारा ठगी मामलों की अनदेखी करने से भी। और इससे कहीं ज़्यादा दुख मुझे होता है कि जो ठगी का शिकार बने हैं, चाहे वो एजेंट साथी हों या निवेशक साथी हों, वो भी अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे, सोशल मीडिया जैसे हथियार का उपयोग नहीं कर रहे। जबकि सोशल मीडिया का हथियार उनके पास उपलब्ध है, वो चाहें तो एक दिन में पूरी सत्ता को पलट सकते हैं, पूरे बेईमान सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। और जो भुगतान की गारंटी का अधिकार कानून
अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 है। इस कानून को एक दिन में क्रियान्वित करके एक दिन में सबका भुगतान सुनिश्चित करा सकते हैं। ये कानून क्रांतिकारी कानून है साथियों, जो आप सबको 2 से 3 गुना भुगतान की गारंटी देता है, 180 दिन में देता है। टाइम बाउंड एक्ट है और अब तो 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता लागू होने जा रही है, तो और ज़्यादा मजबूत ये कानून हो जाएगा। लेकिन तमाम मजबूतियों के बाद भी अगर आप रोते रहेंगे, दर दर धक्के खाते रहेंगे, तो उसके जिम्मेदार आप भी होंगे, आपका भी योगदान होगा, चूँकि आपने निर्भयतापूर्वक शासन के प्रशासन के समक्ष अपनी न्याय की मांग को उठाया नहीं था। ये भविष्य आपको हमेशा गाली देता रहेगा, आपकी निंदा करता रहेगा कि देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों ने अपनी मांग को निर्भयतापूर्वक नहीं उठाया था, इसलिए बेईमान सिस्टम ने उसकी उपेक्षा की थी, अपमान किया था। समय है, अभी बहुत सुंदर समय है, आप सबको जागना चाहिए, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना चाहिए। सोशल मीडिया टीम हमने बनाई है, उस टीम में सबको सम्मिलित होना चाहिए। आज एक साथी झारखंड से बता रहे थे, मैंने अपने दूसरे चैनल पर उनकी क्लिप लगाई है, 2 सवा 2 मिनट की क्लिप है सोशल मीडिया पर। आप उसको सुनेंगे तो एहसास होगा कि आपकी हमारी भी गलती रही है कि ना हम अपनी तरफ से लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं अपनी खबरों को, ना अपने चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं, और खुद उदासीन बने बैठे हैं। जब खुद ही आप उदासीन हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो आपकी सहायता करने परमात्मा भी नहीं आएंगे, परमात्मा भी उनकी सहायता करते हैं साथियों जो अपना पौरुष दिखलाते हैं, बल दिखलाते हैं, अपनी एकता दिखलाते हैं और बलिदान करते हैं। तो तमाम साथी तैयार हो जाएं सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए, चूँकि सोशल मीडिया पर आप एक्टिव होंगे जब आपकी चीज़ें वायरल होंगी, आपका मुद्दा वायरल होगा, तो मेन स्ट्रीम का मीडिया भी चाहे अनचाहे आपकी पीड़ा पर, आपकी समस्या पर बात करेगा। इसको ग्राउंड बना लीजिए। 25 जून को हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी और अन्य साथी जो फतेहपुर उत्तर प्रदेश से हैं, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस और धरना प्रदर्शन का आयोजन फतेहपुर में कर रहे हैं। मैं भी अपनी केंद्रीय टीम के साथ वहां मौजूद रहूंगा। आप सब भी आएँ। विश्वकर्मा जी का एक सुझाव है कि 25 जून को ही पूरे देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन करके इस मुद्दे को उठाया जाए और प्रेस रिलीज जारी की जाए। अच्छा सुझाव है। मैं भी कहता हूं कि तमाम साथी 25 जून को अपने अपने क्षेत्रों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करें, और अगर कोई पत्रकार ना भी आए तो इसको लेकर के निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास आपका मीडिया है, युगांतर न्यूज़ के रूप में, तपजप के रूप में, और कई साथी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उनको भेज दीजिए, हम दिखाएंगे सारी खबरों को। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप इतने हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल है, हमारा फेसबुक है, फेसबुक पर सैकड़ों पेज हैं, और ट्विटर एक्स हैंडल है, वहाँ हैं, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, तमाम चीज़ों पर हम हैं सोशल मीडिया पर। आप चाहेंगे तो आपकी बात 25 जून को पूरे देश भर में नहीं, दुनिया में वायरल हो जाएगी, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत सबको इस पर अविलंब संज्ञान लेना पड़ेगा। लेकिन साथियों, आपको ये काम करना होगा, नहीं करोगे तो जैसे चल रहा है 10 साल से वैसे ही चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश रद्दी की टोकरी में पड़े हैं, हाई कोर्ट्स के आदेश रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी आपका भुगतान नहीं हो रहा, तो ये आपकी सुसुप्तता के कारण है, आपकी उदासीनता के कारण है। आप सक्रिय हो जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे बाइक बूट के साथी बड़े विचलित रहते हैं कि साहब वो हाई कोर्ट वाले केस का क्या हुआ। अरे जब सुप्रीम कोर्ट को इस देश में कोई नहीं पूछ रहा ठगी प्रकरणों में, तो तुम्हारे हाई कोर्ट में क्या हुआ? डेटें पड़ रही हैं भैया, 28 अगस्त की पड़ गई है। तो सक्रिय होना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सक्रियता आपकी। और व्हाट्सएप तो ये कहता है, जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं, कि आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस क्षेत्र में अपने सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें। आपका पैसा आपका सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी देगा, न कि कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, सीबी या सीआरसी। तो इस काम को तमाम साथी कर लेंगे। और दूसरी खबर राजस्थान से है साथियों। 24 जून 2024 को जो
जनता दरबार जन सुनवाई होगी भारतीय जनता पार्टी के जयपुर कार्यालय में। उसमें हमारे तमाम साथी पहुंचेंगे और हमारे MP शर्मा जी ने, राजेंद्र कुमार सेन साहब ने, बंसीलाल जी ने, दिलीप सुराणा जी ने आह्वान किया है कि हर ज़िले से 5-5 साथी उस दिन पहुँचें वहाँ। प्रयास मैं भी करूँगा साथियों, लेकिन चूँकि 24 की रात को ही मुझे फतेहपुर निकलना पड़ेगा तो थोड़ा सा दूरी बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कवर हो सका आप चाहोगे तो मैं आ जाऊँगा। मेरा चाहने से मतलब ये है, मैंने कई बार ये कहा है अपनी स्पीचेज में, जनसभाओं में, जब लोग मुझे भगवान कहते हैं, मसीहा कहते हैं, अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि देखो भाई, ये अल्लाह मसीहा पैगंबर मैं नहीं हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। तुमने जिसको भी अल्लाह मसीहा पैगंबर भगवान खुदा कहा है उसको नंगा कर दिया है, उसके बदन से कपड़े उतरवा लिए हैं, उनकी औरतें तक छीन ली हैं, परिवार छुड़वा दिया है। तुम बहुत बदमाश लोग हो हिंदुस्तान के नहीं, सारी दुनिया के, किसी को भी देख लो। यीशु मसीह की गर्दन काट दी, मोहम्मद के पैसे छीन लिए, मोहर अशरफी, राम को नंगा करके वनों में भेज दिया, स्त्री तक छीन ले गया उसकी रावण, कृष्ण को मथुरा से भगा दिया, द्वारिका समुद्र के बीच में रहना पड़ा। और सबको देख लो, नानक को फ़कीर बना दिया, कबीर को फ़कीर बना दिया, रविदास को फ़कीर बना दिया। तो अल्लाह पैगंबर मसीहाओं की आप बहुत बेकदरी करते हो। उनके मरने के बाद उनके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गुरुधाम, चर्च पर्च पता नहीं क्या क्या बना देते हो, लेकिन जीते जी आप उनकी बहुत बेकदरी करते हो। और मैं तो चूँकि जानता हूँ आधुनिक दौर का आदमी हूँ, इसलिए मुझे ऐसा मसीहा भगवान पैगंबर नहीं बनना कि आप मुझे मेरे शरीर से कपड़े भी उतरवा लें और सब कुछ छीन लें। तो मैं इसके लिए तैयार नहीं रहूँगा, चूँकि ऐसा होने के बाद भी छीन तो लोगे, वो प्रयास तो आप कर रहे हो लेकिन आपका भुगतान मेरे नंगेपन से नहीं होगा। उसके लिए आपको सबको स्वयं संगठित होना पड़ेगा। चूँकि राम भी रावण का प्रतिकार कर पाए थे, अगर उसका मुकाबला कर पाए थे तो तब कर पाए थे जब उन्होंने वानर सेना बना ली थी। कृष्ण भी आताताइयों का मुकाबला तब कर पाए थे जब उन्होंने नारायणी सेना बना ली थी। बुद्ध भी तब अपने धर्म की स्थापना करवा पाए थे जब उन्होंने संघ बना लिया था। यीशु भी तब न्याय की स्थापना कर पाए थे जब उन्होंने अपना संगठन बनाया था। इस्लाम में भी संगठन बनाना पड़ा। नानक, रविदास और कबीर को भी सिख धर्म की स्थापना करनी पड़ी, जोड़ना पड़ा। यानी बिना संगठन के कोई भी सफल नहीं हो सका है। और जब हम ये चीज़ें जानते हैं कि जब बिना संगठन के कोई सफल हुआ ही नहीं है, भगवान होने के बाद भी, ईश्वर होने के बावजूद भी, तो हमें न भगवान बनने की ज़रूरत है, न ईश्वर बनने की ज़रूरत है। केवल संगठन बना लो, और संगठन बना लोगे तो सब कुछ आपके कदमों में होगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न किसी प्रधानमंत्री के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न किसी मुख्यमंत्री के। सब स्वयं चल कर के आएंगे, आपकी चरण धूलि अपने मस्तक पर लगाएंगे और आपका घर बैठे भुगतान करेंगे। लेकिन संगठन आपका मजबूत होना चाहिए, ईमानदार लोगों का होना चाहिए। करिए इस काम को तमाम साथी। तो मेरी इस बात को संकेत में आप समझ लेंगे कि अगर आप धन से सहयोग नहीं करेंगे, धन नहीं भेजेंगे, किराए का, भाड़े का, डीजल का ये नहीं करेंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरा इस स्थिति में कहीं भी आना। चूँकि आपने लगभग वही स्थितियाँ पैदा कर दी हैं साथी। सभी के लिए कह रहा हूँ मैं, कोई ये ना समझे कि साहब मेरे किसी एक के लिए कह रहा हूँ, राजस्थान वालों के लिए कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। हमारे विश्वकर्मा जी कल परसों कह रहे थे कि साहब फतेहपुर ने हमेशा सहायता की है। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी किसी ने सहायता नहीं की, सबने की है, चाहे वो राजस्थान के साथी हों, यूपी के हों, महाराष्ट्र के हों, कर्नाटक के हों, तमिलनाडु के हों, केरल के हों, तेलंगाना के हों, आंध्रा के हों, गुजरात के हों, मध्य प्रदेश के हों, छत्तीसगढ़ के, बिहार के, झारखंड के, उत्तराखंड के, या हरियाणा के, या दिल्ली के, या हिमाचल के, या पंजाब के, या जम्मू कश्मीर के, या कहीं और के, सब ने सहयोग किया है धन से। लेकिन वो पर्याप्त नहीं होता है कभी भी। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि हमें हमेशा अन्य स्रोतों से धन खर्च करना पड़ता है। तमाम कार्यक्रमों में अन्य स्रोतों से संसाधन जुटाने पड़ते हैं, तमाम कार्यक्रमों में, तमाम यात्राओं में। और ये चूँकि 2 साल खिंच चुका है, तो चल चुका है लंबा मामला, तो 2 साल में अगर 1000 500 रुपये भी हर कार्यक्रम पर हमें अन्यत्र से खर्च करना पड़ा है, तो आप समझ सकते हो वो कितनी बड़ी राशि हो जाती है। इसलिए तमाम साथी अब इस बात को
ध्यान रखें कि अब हमारे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं रही है कि हम अपने बल से, अपने खर्चे से 5-10 साथियों को लेकर के आपके बीच में आ सकें। और उसके पीछे कारण ये भी है साथियों कि हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है, कोई पद नहीं चाहिए किसी से, कोई सम्मान नहीं चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए। आप लोग करते हो, आपकी महानता है। हम आपसे कभी नहीं कहते कि आप ये करो, ये करो, ये करो। आप केवल इस यात्रा के खर्चों की पूर्ति करें, कार्यक्रम के खर्चों की पूर्ति करें। चूँकि जब तक आप इसमें धन का त्याग नहीं करोगे, सही मायनों में ये सत्याग्रह बन भी नहीं पाएगा, सही मायनों में ये संगठन बड़ा भी नहीं बन पाएगा। और जब ये सही मायनों में नहीं हो पाएगा तो आपका भुगतान भी लंबित रहेगा, आपका तनाव भी बढ़ता रहेगा। इसलिए भले ही मजदूरी करनी पड़े, नरेगा में दिहाड़ी पीटनी पड़े, कहीं जूते पॉलिश करने पड़े, कहीं सीवर खोलने पड़े, कहीं दुकान खोलनी पड़े, भुट्टा भूनना पड़े, या कहीं और क्लर्की मुंशी करनी पड़े, खेती बाड़ी का काम करना पड़े, करिए। अपने खर्चों से इस पूरे आंदोलन को चलाइए। चूँकि ये आंदोलन तभी सफल होगा जब आप सब इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करोगे। तो ऐसे ही हमारे श्योपुर में आज हमारे बीरम बिसारिया साहब और महावीर शर्मा जी समेत तमाम साथियों ने, इकबाल जी वगैरह ने अपने नवनिर्वाचित सांसद शिवमंगल सिंह तोमर जी को ज्ञापन दिया है धन्यवाद का, और बाट्स एक्ट को लागू करवाने का बहुत अच्छा काम किया है साथियों ने। और इसी कड़ी में हमारे सिंगल हड्डी के, मेरे से भी ज़्यादा कमज़ोर साथी, हमारे एटा के जिलाध्यक्ष प्रेमपाल जी ने अपने डीएम को भी ज्ञापन दिया, अपने सांसद को भी ज्ञापन दिया, अपने 5, 10, 20 साथियों के साथ, जो धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह से साथियों ये डूंगरपुर के साथी हैं हमारे परमार साहब, हमारे जिला अध्यक्ष, उन्होंने 3 नई कंपनियों के नाम भेजे हैं मुझे कि साहब इनको भी शामिल किया जाए। तो साथियों ये रॉयल वर्षा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड है, इसने भी बहुत सारे लोगों को ठग लिया है। और दूसरी है ये विनर्स रॉयल मैनेजमेंट सर्विस इंडिया लिमिटेड, इसने भी बहुत लोगों को ठगा है। और तीसरी है साथियों ये विनर्स रॉयल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये इस तरह से भिन्न भिन्न नामों रख के लोग आपको ठगने का काम कर रहे हैं। इन ठगों से सावधान रहना है। और 1 जुलाई के बाद मैं विशेष अभियान चलाऊंगा इन तमाम ठगी प्रकरणों पर। चूँकि 1 जुलाई को जैसे ही नई भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी, ठगों को जिसमें फांसी का प्रोविज़न किया गया है, मैं फांसी वाली FIR इन तमाम ठग कंपनीज के खिलाफ दर्ज करवाऊंगा। तो तमाम साथी मुझसे मिलेंगे, जुड़ेंगे। 30 जून को मैं दिल्ली बुला रहा हूँ अपनी तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, और भले कि उसको 3 दिन में डिवाइड कर लिया जाए, 30 जून को, 1 जुलाई को और 2 जुलाई को। चूँकि मेरे पास इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं है कि मैं आप सबको एक साथ अपने घर में बिठा सकूँ, तो 3 दिन में साथी आ जाए। 20 एक साथी एक साथ बैठ जाते हैं मेरे यहाँ, तो 20-20 साथी करके आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 60 ही लोग आ पाएंगे। पदाधिकारियों की मीटिंग है, सबकी नहीं है, जो एक्टिव साथी हैं उनकी मीटिंग है, ताकि रणनीति बना सकें। 31 जुलाई से पहले हमें सरकार से कोई ना कोई अचीवमेंट हासिल करनी है, और नहीं होगी तो 31 जुलाई को फिर एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित करके अनवरत संघर्ष की, आंदोलन की तैयारियां करनी है साथियों। तो इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, आप सब सहयोग करें। और इसी कड़ी में हमारे हरियाणा के पलवल ज़िले में 18 जून 2024 को सुबह 8 बजे राधा कृष्ण प्राचीन शिव मंदिर कुसलीपुर निकट लघु सचिवालय पलवल में मीटिंग रखी गई है। उसमें तमाम साथी आइए, मैं भी पहुंच रहा हूं साथियों। तो मिलता हूं कल। गर्मी बहुत है, वैसे इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि 1 घंटे में आपके साथ लाइव होकर के वार्ता करूं साथियों। मन तो बहुत करता है किया जाए, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा ढीला है, शरीर कमज़ोरी महसूस करता है। गर्मी की वजह से बोलने के बाद काफ़ी परेशानी होती है। बोल तो जाते हैं साहस करके, और चूँकि मन में एक आग है, उस आग को उगलना है और उस आग से एक
सकारात्मक काम करना है, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों का भुगतान कराना है, हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना है। इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो फेसबुक पर मैं लाइव होना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रहा। कल प्रयास करूँगा, छोटा वीडियो बनाऊँगा या ना बना करके कल सीधे फेसबुक पर लाइव रहूँगा ताकि आप सबके सवालों का जवाब दे सकूँ और आपको प्रशिक्षित कर सकूं सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए, आरटीआई पर एक्टिव होने के लिए, और ये जो नए कानून आ रहे हैं इन पर विस्तार से जानकारी दे सकूं। एफआईआर कैसे करानी है, भुगतान कैसे लेना है, ये तमाम चीज़ों को लेकर के 8 पॉइंट हैं जिन पर मैं फेसबुक पर लाइव रहूँगा। कल रहूँगा साथियों 8 बजे से 10 बजे तक। आप तमाम साथी जुड़ेंगे। फेसबुक आईडी मेरी मदन लाल आज़ाद के नाम से है, उसको सब फॉलो कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।